हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के नोट्स, जो कि एथिक्स पेपर से रिलेटेड हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नागला चंद्रभान में हुआ था। पंडित उपाध्याय ने पिलानी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और बीए करने के लिए कानपुर चले गए। वहां पर उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1937 में कॉलेज के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। इन्होंने अपना पूर्णतः जनसंघ के प्रति समर्पण दिया और जल्दी ही प्रांतीय प्रचारक भी बन गए। एक निष्ठ भाव से संघ के लिए कार्य करने लगे। अब आता है इनका परिचय। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। जन्म स्थान है इनका नागला चंद्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। इनकी माता का नाम था राम प्यारी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये राष्ट्र धर्म, पंचजन, स्वदेश, एकात्म मानववाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति, एकात्म मानववाद, स्वदेश, पंचजन्य और राष्ट्र धर्म इनकी प्रमुख रचना रही हैं। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में हुई थी। अब आते हैं इनके बारे में और पढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक थे। इनकी रुचि अध्ययन और अध्यापन में थी। वे साहित्य का अध्ययन निरंतर करते रहते थे। इन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्थान की स्थापना की थी और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था राष्ट्रीय धर्म शुरू की थी। बाद में इन्होंने पंचजन जो कि साप्ताहिक और स्वदेश जो कि दैनिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें एक राजनीतिक दल इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। वे 1968 से जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के पश्चात जनसंघ का संदेश लेकर दक्षिण भारत गए और 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अब आते हैं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृतियां। मासिक पत्रिका थी इनकी राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी पंचजन और इनकी दैनिक पत्रिका थी स्वदेश। मतलब दैनिक क्या है तो अपना स्वदेश क्या है, दैनिक है तो दैनिक हो गया। साप्ताहिक क्या है, सप्ताह में एक बार अपने 5 जनों को बुलाना चाहिए तो 5 जन हो गया। मासिक पत्रिका मतलब मासिक में एक बार या महीने में एक बार राष्ट्र धर्म की बातें करनी चाहिए, फिर राष्ट्र धर्म का कोई त्योहार मनाना चाहिए तो राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका पंचजन है और दैनिक पत्रिका क्या है इनकी स्वदेश है। अब आती है इनकी प्रमुख कृतियां। 2 योजनाएं, राजनैतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद और लोकमान्य तिलक की राजनीति। देखिए ये क्या रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, स्वतंत्रता में भी इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ भूमिका निभाई है, हर जगह पर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनकी कृतियां भी उन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे ये महान राजनीतिक रहे हैं तो राजनीतिक पे क्या लिख दिया, एक डायरी लिख दी तो राजनीतिक डायरी। इसमें 2 योजनाओं के बारे में लिखा था तो 2 योजनाएं, और इनमें 2 योजनाएं में क्या थी, पहली तो थी कि इसमें भारत की अर्थनीति का अवमूल्यन किया गया था और एकात्म मानववाद पर विचार किया गया था। मतलब अर्थनीति पर इन्होंने बात की है तो भारत की अर्थनीति का अवमूल्यन किया है और एकात्म मानववाद पर इन्होंने बल दिया है। अब ये कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त से, तो इनके बारे में एक बुक लिख दी। जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में इन्होंने एक बुक लिख दी और लोकमान्य तिलक के बारे में इन्होंने एक किताब लिख दी। तो लोकमान्य तिलक की राजनीति, जगत गुरु शंकराचार्य और सम्राट चंद्रगुप्त इनकी कृतियां रही हैं। इनकी कृतियां कितनी हैं तो वो हैं 7। पहली मतलब इनकी पूरी ट्रिक क्या है,
एक इन्होंने राजनीति से रिलेटेड है तो राजनीति डायरी लिखी, जिसमें 2 योजनाएं थी। एक थी भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन किया गया था और दूसरे में एकात्म मानववाद का मतलब बात की गई थी। इनके प्रमुख विचार, इसमें कुछ नायक भी होंगे, एक्टर भी होंगे। तो पहले कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य और तीसरे कौन थे? लोकमान्य तिलक और उनकी राजनीति। ये इनकी बुक थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व में कुशल अर्थचिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिक वक्ता, लेखक और पत्रकार जैसी प्रतिभाएं छुपी हुई थीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। मतलब एकात्म मानववाद इनके उपदेशों को कहा जाता है या दर्शन को कहा जाता है। इनका उद्देश्य था कि एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक मॉडल प्रस्तुत किया जाए जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी मार्क्सवादी समाजवाद और पूंजीवादी व्यक्तिवाद दोनों का विरोध किया है, लेकिन पश्चिमी विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकी का स्वागत किया है। वे समाजवाद एवं पूंजीवाद के माध्यम एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों ही प्रणालियों के गुण मौजूद हो। मतलब समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य में एक ऐसा मार्ग चाहिए जिसमें दोनों के गुण मौजूद हों। उनके अलगाववाद एवं अतिरेक जैसे गुण या जो अवगुण हैं, अलगाव और अतिरेक वाले अवगुण जिसमें बीच वाली राह में प्रस्तुत ना हो। उपाध्याय जी के अनुसार समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराएं केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकता पर विचार करती हैं। जो पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा है वो मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार करती है, इसलिए वे भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं। जबकि मानव के संपूर्ण विकास के लिए उनके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। मतलब यदि इंसान को विकास चाहिए तो संपूर्ण विकास, मतलब पूरे एनवायरनमेंट का ही विकास हो, उनके भविष्य का ही विकास हो, भौतिक की बात से, लेकिन आध्यात्म का ही विकास आवश्यक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वर्ग विहीन, संघर्ष मुक्त एवं जातिहीन सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। उनके अनुसार मानवता के 4 पद सोपानिक पद गुण होते हैं जो कि 4 वैश्विक लक्षण के समय रखते हैं, साम्यता रखते हैं। जो सभी गुणों में क्या रखते हैं? साम्यता रखते हैं। अब आते हैं एकात्म मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि साम्यवाद व पूंजीवाद दोनों में सिर्फ शरीर और मन पर बल दिया गया है, जिस कारण ये दोनों वाद इच्छा और संपत्ति के भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि मानवता का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। मानव क्या है? मानव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में साम्यवाद और पूंजीवाद आने के बाद क्या हो गया है? मन पर और अपनी इच्छाओं पर और शरीर पर बल दिया गया है और भौतिक संपत्ति इच्छाओं पर की पूर्ति ही इसका मेन उद्देश्य बचा है। एकात्मवाद मानववाद का पर उनका कहना था कि हमारे यहाँ समाज को स्वयंभू माना गया है। राज्य की एक संस्था है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें से प्रत्येक का सदस्य होता है, जैसे कुटुंब, व्यापार, जाति, मानवता, समाज और चराचर जगत का व्यक्ति एक साथ अंग होते हैं। व्यक्ति एक साथ अंग होता है, परंतु अनेक अंगों का होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय की पूरकता और एकात्मकता के साथ चल सकता है। व्यक्ति रूप में उससे कुछ गुण मिले हुए हैं जिसके उपयोग से ही व्यक्ति के सुख निर्भर करते हैं। अब आते हैं भारतीय संस्कृति समग्रतावादी है जो कि सार्वभौमिक है। जो भारत की संस्कृति है वो कैसी है? समग्रतावादी है, जो कि क्या है? सार्वभौमिक भी है। जबकि पश्चिम की दुनियावादों में घिरी हुई है। पूरा पश्चिमी जगत विक्षिप्त है। पश्चिम के पास सुस्पष्ट दर्शन का अभाव है, वहीं अभाव यहाँ के युवक को भारत की ओर आकर्षित करता है। अब आते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति सनातन काल से एकात्मवादी है। इसके अनुसार सृष्टि में एक एक कण में परंपरालंब है और भारत में एक ही अद्वैत कहा गया है। भारत में इसको क्या कहा जाता है? अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि ये सनातन है, एकात्मवादी है, मतलब एक ही है। दृष्टि के एक एक कण में परंपरालंबन मिलता है। जैसे कि ये देखिए, शरीर, फिर उसके अंदर आत्मा, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, मन, बुद्धि, आत्मा। पहले क्या है? शरीर होता है, एक छोटे से क्षेत्र में है, फिर उसका मन उससे ज़्यादा दूर तक पहुंच जाता है, उसकी बुद्धि उसे और दूर ले जाती है और उसकी आत्मा उसे
और दूर लेके चली जाती हैं। ये इनके एकात्मवाद मानववाद का सिद्धांत था। अब आते हैं वैश्विक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वैश्विक लक्षण 4 बताए गए हैं। पहला कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अब आते हैं एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता। एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, आज विश्व की बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। विश्व भर में विकास के कई मॉडल लाए गए हैं, लेकिन आशानुपूर्वक या आशानुरूप परिणाम नहीं निकला है। अतः दुनिया को एक ऐसे विकास मॉडल की तलाश है जो कि एकीकृत और संधारणीय हो। एकात्म मानववाद ऐसा ही एक दर्शन है जो अपनी प्रकृति में एकीकृत एवं संधारणीय होता है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग का समर्थन करता है, जिसमें कि उन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सके। एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत विविधता को प्रोत्साहित करता है। अतः भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य मानव को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है। अतः अंत्योदय अर्थात समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में सुधार करना है। इस प्रकार यह दर्शन भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सदैव प्रासंगिक रहेगा। अब आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबंधी विचार। अंत्योदय का सामान्य अर्थ है कि मतलब इनका मेन विचार क्या था, अंत्योदय। तो पंडित दीनदयाल जी के जो अंत्योदय से रिलेटेड विचार हैं वो पढ़ते हैं हम। अंत्योदय का सामान्य अर्थ होता है समाज में सबसे निचली पंक्ति के जो व्यक्ति हैं तथा आर्थिक विकास से उनको पहचाना, जो अंतिम व्यक्ति है उन तक क्या पहुंचाना, आर्थिक विकास पहुंचाना। एकात्म मानव दर्शन में अंत्योदय आयाम के भारतीयकरण, वित्त एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना तथा यंत्र योजित नहीं वरन मानव योजित व्यवस्था के निर्माण का संगारोपांग आग्रह किया गया है। राजनीति शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार संस्था या शासन की संस्था का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेंद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति को क्षमता को कुचल कर रख देना नहीं है, अपितु उनको व्यक्त करने का पूरा मौका हर हाल में मिलना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक लोकतंत्र की सार्थकता के लिए आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता को आवश्यक माना है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अंत्योदय का विकास कैसे करना है, या फिर जो अंत्योदय होता है उसका अर्थ होता है जो अंतिम पंक्ति है या फिर जो सबसे निचली पंक्ति है उसमें जो व्यक्ति है उसका आर्थिक विकास करना चाहिए। उसको भारतीकरण, वित्त, सत्ता विकेंद्रीकरण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यंत्र योजित नहीं बल्कि हर तरह से उनको उसमें निर्माण करने के लिए सहयोग लेना चाहिए। इसके लिए 3 प्रयोग बताए गए हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण हो, जिस प्रकार से शासन संस्थान का निर्माण हो सके, उसी प्रकार जो आर्थिक शक्तियां हैं वो प्रजा में विकेंद्रीकृत कर दी जाए और अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीति प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का मौका मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हर व्यक्ति को कुछ न कुछ रचनात्मक क्षमता होती है तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कुचल कर रख दिया जाए, नहीं, बल्कि उनको पूरा मौका देना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक लोकतंत्र की सर्वथा के लिए आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता माना है। ये थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, उनकी अंत्योदय योजना से रिलेटेड कुछ विचार जो कि हुए हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया जी को, जो कि हमारे दर्शन शास्त्र से ये भी रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन। राम मोहन लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, वर्तमान में अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक और राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे, इस कारण से गांधी जी के विराट व्यक्तित्व पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
राम मनोहर लोहिया जी अपने पिताजी के साथ वर्ष 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। तो 1918 में ये कहाँ गए? कांग्रेस अधिवेशन में गए, जो कि पहली बार इनको शामिल हुए थे। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान उनकी जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई और 1926 से 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। वे वर्ष 1928 में ही 1928 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हो गए और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। लोहिया जी ने 1934 में समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव रखी और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया जी ने सक्रिय भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद भारत में फैले भीषण सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए और अहिंसा एवं शांति स्थापित करने के लिए गांधी जी के साथ प्रयासरत रहे। 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। देखिए इनकी भूमिका कहाँ रही है। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को हो गया था। कहाँ पर? अकबरपुर गांव में हुआ था। इनके पिता के साथ ये 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। फिर 1921 में इन्होंने जो किसान आंदोलन है उनमें जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी फैजाबाद में। 1926 से 1927 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। 28 में क्या हुआ? साइमन कमीशन आया, तो 1928 में इन्होंने छात्रों को मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। 1934 में इन्होंने समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, तो जब दंगे हुए तो इन्होंने अहिंसा और रोकने के लिए, मतलब हिंसा को रोकने के लिए और अहिंसा और शांति को स्थापित करने के लिए गांधी जी का साथ दिया। फिर इनका निधन कब हो गया है? तो 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब इनका हम थोड़ा सा फैक्ट में परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे इनका जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। जन्म अकबरपुर, वर्तमान में जो कि अम्बेडकर नगर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम था श्री हीरा लाल। इनकी माता का नाम था श्रीमती चंदा देवी। इनकी पार्टी क्या थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं समाजवादी चिंतन, भारत विभाजन के गुनहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद, संसदीय आचरण, समलक्ष्य, संबोध, अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प और हिंदू बनाम हिंदू। देखिए राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म कब हुआ था? जब भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था 1910 में। तो उस समय क्या होगा? इतिहास का चक्र मतलब ये चाहते थे कि इतिहास का चक्र घूम जाए, तो इतिहास चक्र इनकी पहली पुस्तक। और इतिहास चक्र जब घूमेगा तो एक ऐसी समाज की स्थापना हो जिसमें मार्क्सवाद और समाजवाद हो, तो मार्क्सवाद और समाजवाद इनकी दूसरी पुस्तक है। फिर इसमें एक संसद बनेगी, तो संसद में कैसा आचरण होना चाहिए? तो संसदीय आचरण लिख दिया। सबके सम लक्ष्य होने चाहिए और सबको संबोध होना चाहिए। और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं होगी, तो अंग्रेजी हटाओ। फिर भारत विभाजन का गुनहगार कौन है, समाजवादी का चिंतन कैसे हो, और हिंदू बनाम हिंदू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से पढ़ते हैं। जैसे ये इतिहास का चक्र घुमाना चाहते हैं, जहां पर अंग्रेजी नहीं होगी तो अंग्रेजी हटाओ। संसद होगी जिसमें संसदीय आचरण इन्होंने लिखे हैं, उनके सम लक्ष्य होंगे, संबोध होगा, और एक ऐसी समाज की स्थापना होगी जहां पर मार्क्सवाद और समाजवाद होंगे। उसमें चिंतन किया जाएगा, समाजवादी चिंतन किया जाएगा, और भारत के विभाजन के गुनहगार कौन है और हिंदू बनाम हिंदू पर विचार किया जाएगा। अब आते हैं राम मनोहर लोहिया जी का चिंतन क्या क्या है। विश्व की रचना एवं विकास के बारे में उनकी अद्वितीय एवं अनोखी दृष्टि थी, इसलिए उन्हें सदा ही विश्व की नागरिकता का सपना देखा था। वे मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। उनकी चाह थी कि एक देश से दूसरे देश में आने जाने की लिए किसी तरह का भी कानूनी रुकावट ना हो। संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी अंश को अपना मानकर कोई भी कहीं जा सकता है और पूरी तरह से स्वतंत्र हो। राम मनोहर लोहिया जी एक नई संस्कृति और सभ्यता के दृष्टा तथा निर्माता रहे हैं। इन्होंने गांधीवाद, मार्क्सवाद को मूल रूप से समझा है और दूसरों को अधूरा पाया, क्योंकि उनके अनुसार इतिहास की गति ने दोनों को छोड़ दिया है और दोनों का महत्व युगीन मात्र है।
लोहिया जी की दृष्टि में गांधी पूर्व के तथा मास्क पश्चिम के प्रतीक हैं और लोहिया जी पूर्व पश्चिम की खाई पाटना चाहते थे। मानवता की दृष्टि में वे पूरब पश्चिम, छोटे बड़े, अमीर गरीब, काले गोरे, नारी नर के बीच की दूरी को मिटाना चाहते थे। वे राजनीति की गंदी गलियों में भी शुद्ध आचरण की बात करते हैं। इन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के कारण अपनी पार्टी को ही सरकार के खुलेआम त्यागपत्र की मांग की थी। इन्होंने लोहिया जी ने केवल चिंतक ही नहीं बल्कि एक कर्मवीर भी रहे हैं। इन्होंने अनेक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व किया है। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, उन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया तथा गोवा को पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त दिलाने में इनका योगदान रहा है और इन्होंने वहां पर आंदोलन प्रारंभ किया। अब आते हैं राम मनोहर लोहिया जी की 7 कृतियां। राम मनोहर लोहिया जी अनेक कार्यों और सिद्धांतों के जनक कहे जाते हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने की पक्षपाती थे। इन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया है और वे 7 क्रांतियां इस प्रकार हैं, जैसे चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, मतलब जो रंग रूप के उसमें राजनीतिक, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति। नर नारी की समानता के लिए क्रांति। संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। परदेशी गुलामी के खिलाफ एवं स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ एवं लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ एवं आर्थिक समानता के लिए योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने की क्रांति। देखिए इनने कौन कौन सी क्रांति लिखी है या फिर आह्वान किया है 7 क्रांतियों का। पहला, रंग रूप के खिलाफ जो राजनीति हो रही है, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति की थी, और जो भेदभाव होता है नर और नारी की असमानता में, तो उसकी समानता के लिए क्रांति। संस्कारगत जन्मजात जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। फिर अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति। परदेशी गुलामों के खिलाफ, जो परदेश से गुलाम आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनको स्वतंत्र करना चाहिए, और विश्व लोक राज के लिए क्रांति इन्होंने बुलाई थी। निजी जीवन में समन्वय या जो अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए इनकी क्रांति। निजी पूंजी की विषमता के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए इन्होंने क्रांति का आह्वान किया है। इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया जी ने कहा था कि ये 7 क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं, जिसमें देश में भी इसको एक साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लोगों को की भी क्रांति पकड़ में आई है वे इसके पीछे पड़ जाते हैं और बढ़ाना चाहिए। पढ़ते बढ़ते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान इन सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसे दुनिया को बना पाए जिसमें आंतरिक शांति और भरपूर समाज हो। अब आते हैं राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी जी। राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वे उनकी विचारधाराओं से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी की तरह अहिंसा का समर्थन करते थे और वे गांव को सशक्त बनाने, गांव का विकास करके भारत को विकसित देश बनाना चाहते थे। गांधी जी की तरह हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे। इन्होंने भारत विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को रोकने की अथक प्रयास किए हैं। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हुए तब वे अंग्रेजों को चकमा देकर बच निकले। इन्होंने समाजवादी मित्र मंडली के साथ में भूमिगत रहते हुए इन्होंने पुस्तिकाओं, बुलेटिनों, विविध विचारक सामग्रियों के माध्यम से अलावा समानांतर रेडियो मतलब कांग्रेस रेडियो के संचालन करते हुए देशवासियों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी के 4 मुद्दों सत्याग्रह, समाधान साध्य और
समाधान साध्य का सिद्धांत छोटी मशीनरी तकनीकी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में अपनी सहमति व्यक्त की है। इन्होंने देखो 4 मुद्दे कौन कौन से, सत्याग्रह, साधन साध्य का सिद्धांत, छोटी मशीन तकनीकी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में अपनी सहमति प्रस्तुत की है। सत्याग्रह, राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी के सत्याग्रह से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। लोहिया जी यूरोप में परिवर्तन के 2 कारण बताते हैं, पहला संसदीय कारण और दूसरा क्रांतिकारी कारण। महात्मा गांधी जी ने तीसरी क्रांति से परिचित कराया था, जो कि था सत्याग्रह। राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि संसद हमेशा ही परिवर्तन की संतोषजनक एजेंसी नहीं हो सकती, विशेषकर तीसरी दुनिया में जहां अधिकतर जन दुखी हों, वहां संसदीय प्रयास प्रयासरत नहीं है। अब आते हैं राम मनोहर लोहिया जी ने क्रांतिकारी साधनों को भी निरर्थक माना है। रिक्कम क्रांति में परिवर्तन ना तो स्थायी होता है और ना ही क्रांति का उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त हो सकता है या कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी के सत्याग्रह से सहमति के बावजूद कुछ असहमति भी व्यक्त करते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी ने सत्याग्रह दर्शन पर आधार ईश्वर, धर्म और सत्य को माना है। सत्याग्रही के पीछे ईश्वर की शक्ति है, जबकि लोहिया जी ने इसमें असहमत थे। वे सत्याग्रह के पीछे नैतिक आग्रह का खंडन करते हैं। इन्होंने सत्याग्रह की पूर्ण निरपेक्ष अर्थों में व्याख्या की है। राम मनोहर जी ने नागरिक अवज्ञा, सिविल नाफरमानी, अहिंसात्मक धरना और हड़ताल आदि में आस्था को प्रकट किया है, लेकिन उपवास में वे असहमत थे। गांधी जी ने उपवास को सत्याग्रह का आग्नेय अस्त्र कहा है, जो कभी निष्फल नहीं रह सकता। इन्होंने इसे आत्म शुद्धि का साधन बताया है। राम मनोहर लोहिया उपवास में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी मान्यता थी कि उपवास के माध्यम से होने वाला लाभ साधन की शुद्धता के आधार पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा अपनी शुद्ध इच्छाओं को दबाकर किए गए सहयोग के कारण होता है। यद्यपि लोहिया जी ने कभी भी बल का प्रयोग का समर्थन नहीं किया है। अब आते हैं साधन और साध्य का सिद्धांत। लोहिया जी गांधी जी द्वारा प्रस्तुत साधन साध्य सिद्धांत में पूर्णतः आस्था प्रकट करते हैं। लोहिया जी साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी की तरह मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक उसी मात्रा में होती है जिसमें अच्छे साधनों का प्रयोग होता है। गांधी जी और लोहिया जी ने समान रूप में माना कि साधन और साध्य अंततः परिवर्तनीय है। थोड़े समय के लिए साधन साध्य होते हैं तथा लंबे समय के लिए साध्य साधन बन जाते हैं। लोहिया जी गांधी जी से सहमत थे कि जैसे साधन वह होंगे वैसे ही साध्य होगा। लोहिया जी के शब्दों में सत्य की विजय झूठ से और स्वास्थ्य की प्राप्ति हथियारों से, एक राष्ट्र द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता को समाप्त करके और प्रजातंत्र की प्राप्ति दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता को समाप्त करके और प्रजातंत्र की प्राप्ति तानाशाही द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये था उनका साधन और साध्य का सिद्धांत। अब आते हैं छोटे मशीनरी तकनीक। भारत जैसे अविकसित देश में जहां मानव शक्ति का बहुमूल्यता एवं लागत पूंजी की कमी है, वहां छोटी मशीन योजना पर ही देश का विकास कर सकता है। लेकिन इस सिद्धांत या इस संदर्भ में लोहिया जी का दृष्टिकोण गांधी जी से कहीं ज्यादा उदार था। गांधी जी की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु चरखा था। उनके अनुसार बृहद उद्योगों का आधार शोषण है, जबकि लोहिया जी के अनुसार यद्यपि चरखा क्षणभंगुर नहीं है, फिर भी यह शाश्वत तो नहीं है। अब आता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा व्यवहारिक रूप से तभी प्रभावकारी हो सकती है जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो। गांधी जी के अनुसार राज्य वह अच्छा है जहां शासन कम से कम होता है। लोहिया जी गांधी जी के विकेंद्रीकरण सिद्धांत से सहमत थे। अब आते हैं आध्यात्मिक विचारों में तुलना। गांधी जी ने कहा था कि मैं स्पष्ट देखता हूं कि मेरे चारों तरफ प्रत्येक वस्तु जहां परिवर्तनशील है तब सदा मृत्यु ही है, तो सबको एक साथ पकड़े हुए है।
जो रचना करती है, विनाश करती है और पुनः निर्माण करती है। यह सर्वोत्तम निर्मात्री शक्तियां आत्मा और ईश्वर हैं। ईश्वर की भांति गांधी जी ने आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास किया है। वहीं लोहिया जी ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म में कतई विश्वास नहीं करते। गांधी जी राजनीति और धर्म में सम्मिश्रण की बात करते हैं। गांधी जी के शब्दों में, मेरा जीवन धर्म के सहारे चल रहा है। मैं कह चुका हूं कि मेरी राजनीति का उद्गम स्थल ही धर्म है। मेरी राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं है। लोहिया जी के चिंतन में भी धर्म को काफी महत्व मिलता है। लोहिया जी के अनुसार राजनीति और धर्म की जड़ एक ही है, किंतु इन्होंने गांधी जी की तरह पूर्णतः भिन्न या सम्मिश्रण राजनीति को स्वीकारा नहीं है। उनकी मान्यता थी कि धर्म और राजनीति के अविवेकी मिलन से दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी एक धर्म को किसी एक राजनीति से कभी नहीं मिलना चाहिए। इसी से सांप्रदायिकता कट्टरता को जन्म देती है। मतलब इन्होंने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी मानते थे, यह उनके चिंतन में धर्म में काफी महत्व दिया गया है। इनके अनुसार राजनीति और धर्म की जड़ता एक ही है, मतलब दोनों की जड़ राजनीति और धर्म की जड़ क्या है, एक ही है। गांधी जी की तरह पूर्णतः भिन्न और सम्मिश्रण राजनीति को स्वीकारा नहीं है इन्होंने की मान्यता थी कि धर्म और राजनीति में अविवेकी मिलन से दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि दोनों का अविवेकी मिलन हो गया तो क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। किसी एक धर्म को किसी एक राजनीति में या एक राजनीति से कभी नहीं मिलना चाहिए। इसी से सांप्रदायिक कट्टरता को जन्म मिलता है। ये थे हमारे राम मनोहर लोहिया जी। और यहाँ पर हमारे दृष्टि IAS संस्थान के होते हैं नोट्स कंप्लीट, जो कि हमारे इसमें हमने दार्शनिक और समाज सुधारक पढ़े हैं, जो कि इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो और हमारी सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक से अब वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।